अगर सपोज बच्चों का एक लुकड़ा सुकड़ा सा आदमी मेरे सामने अभी खड़ा है, उसको मेरे को ढकलने का है, तो ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जोर से फूंक भी मार दी तो उड़ के चले जाएगा। जा जी ले अपनी जिंदगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर क्लासेस। तो बच्चे लोग, हमने ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट देख लिया था, तो आज हम अपन सेकंड पार्ट बच्चे लोग देखने वाले हैं। उसमें जो है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये पार्ट अपन देखने वाले। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बच्चे लोग, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो अपना न्यूटन आता है वो बोलता है क्या, देखो न्यूटन क्या बोलता है कि कौन से भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, कौन से भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या बोल रहा है, देखो कौन से भी तुम दो ऑब्जेक्ट ले लो, वो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं, ये पेन यहां पर है, तो हम दोनों के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और वो होना ही चाहिए। ये कौन बोलता है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है। लेकिन सर तुम बोल रहे हो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब दोनों पास में आके चिटक जाने चाहिए थे, है ना। यही तो न्यूटन बोलता है। क्या बोलता है, ये दोनों जो है वो पास में आके क्या करने चाहिए थे, चिटक जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होता है क्या नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे लोग जो अर्थ है ना, अर्थ जो अपना अर्थ है ना, ये अर्थ का और ये बॉल का या फिर ये ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन पहले से ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस टू। ये बॉल का, ये M1 का और ये M2 का, ये दोनों का अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू अर्थ का और ये बॉल का। इसलिए ये अट्रैक्शन ज्यादा है और ये अट्रैक्शन कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात तो है, दो चीजें क्या होनी चाहिए, आपस में अगर रहेंगी तो वो दोनों एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, अट्रैक्ट होनी चाहिए। ये कौन सा कौन बोलता है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वही बोलता है, दो चीजें वो अट्रैक्ट होनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होती, क्योंकि अर्थ का और वो ऑब्जेक्ट का पहले से अट्रैक्शन ज्यादा है, और ये दोनों का पहले से अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ये ऊपर के दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट नहीं हो रहे। बच्चों समझ में आ गया। तो ये था न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आगे अपन क्या करेंगे अभी बच्चे लोग, न्यूटन ने अपने को एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला भी देख लेंगे वो सब क्या है, ठीक है। भाई क्या बोलता है, देखो दो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम है M1, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम है M2, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ तो वजन है और इसका कुछ तो वजन है, दोनों का क्या है, दोनों का वजन क्या है, M1 एक का M2, और ये दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस है बच्चे लोग D, ठीक है। ये दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना है बच्चे लोग, D है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब बच्चे लोग और एक बात, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ कुछ तो फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ कुछ तो फोर्स लगा रहा है ना। मैंने क्या बोला, दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये कुछ तो अपनी तरफ फोर्स लगा रहेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा एक का F लिखा, यहाँ पर मैंने दूसरे का F लिख दिया। समझ में आ रहा है। देखो दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मास है M1, ये ऑब्जेक्ट का मास है M2। दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस को लिख दिया मैंने D, बुक में भी D लिख दिया, मैंने भी D लिख दिया। एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर देंगे, एक फोर्स लगा रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर F भी लिख दिया, ओके। अब न्यूटन बोलता क्या है, देखो न्यूटन क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D। न्यूटन ये बोलेला भाई। अब इसका मतलब क्या, देखो न्यूटन क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। अब इसका मतलब समझ लो पहले क्या है, इसका मतलब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो साइन तुमको दिखाई दे रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाली अल्फा जैसी रॉन्ग जैसी साइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या समझो। इसका मतलब क्या होता है, अगर सपोज ये फोर्स ज्यादा है, अगर सपोज ये फोर्स ज्यादा है तो M1 M2 भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सपोज ये फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ लो, ये साइन का मतलब बता रहा हूं मैं, साइन, ये साइन डिनोट क्या करती है, फोर्स ज्यादा, इसका मतलब M1 M2 भी ज्यादा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं तुमको। अगर सपोज एक मोटा सा जाड़ा सा आदमी है यार, उसको ढकलने का अपने को है ना, एकदम ऐसा बड़ा सा आदमी यहाँ पर, उसको अगर मेरे को ढकलने का है, उसका मास कैसा है, उसका मास कैसा है, उसका मास ज्यादा है। अगर वो भाई का मास ज्यादा है तो मेरे को फोर्स भी कैसा लगेगा, ये बात बताओ। फोर्स भी बच्चे लोग मेरे को कैसे लगेगा, ज्यादा ही लगेगा। इसलिए ये साइन समझ में आया, ये साइन का मतलब क्या है, ये साइन का मतलब है प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, फोर्स ज्यादा, M1 M2 ज्यादा। समझ में आ गया। अभी उल्टा कर लेंगे, अगर फोर्स कम तो M1 M2 भी कम। ये साइन का मतलब वही होता है, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन। वो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन का मतलब भी वही होता है क्या,
अगर सपोज बच्चे लोग एक लुकड़ा सुकड़ा सा आदमी मेरे सामने अभी खड़ा है, उसको मैं क्यों ढकलने का, तो ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जोर से फूंक भी मार दी तो उड़ के चले जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, मास कम तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया, ये साइन का मतलब समझ में आया क्या है। जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दूं, क्या फोर्स ज्यादा मास भी ज्यादा, फोर्स कम तो मास भी कम, ये बात ध्यान में रखने का। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज क्या बोलता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब ये अल्फा 1/d लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स के सामने डायरेक्टली कुछ भी लिख दिया तो वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स के सामने ऐसा प्रोपोर्शनल साइन डाल के कुछ भी लिख दिया तो वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स के सामने प्रोपोर्शनल साइन डाल दिया और 1 करके अपॉन नीचे लिख दिया तो वो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है क्या, तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वापस समझ में आ गया, फोर्स के आगे प्रोपोर्शनलिटी की साइन डालने का और उसके आगे कुछ भी लिख दिया तो वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। और अगर फोर्स के आगे प्रोपोर्शनलिटी की साइन डाल दिया, उसके आगे 1 लिख के नीचे कुछ तो लिखा, तो उसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो यहाँ पर देखो, अगर सपोज यहाँ पर बच्चे लोग फोर्स बढ़ा तो डिस्टेंस कम होगा, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। समझ में आ गया। और यहाँ पर उल्टा हो गया, फोर्स घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अभी इसका भी एक एग्जांपल ले लो। अगर सपोज यहाँ पर भाई दो बंदे यहाँ पर खड़े, एक लड़का इधर है, एक लड़का इधर है। अब दोनों को बोल दो, एक मेरे को ढकलो, ये इधर से ढकलेगा, ये इधर से ढकलेगा, दोनों एक दूसरे से ढकलेंगे। क्यों ढकलेंगे भाई, ये ढकल क्यों सकते हैं, फोर्स ज्यादा लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या था, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या था, कम था। क्या था, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस कम था। लेकिन अगर सपोज एक लड़का इधर खड़ा है और एक लड़का इधर खड़ा है, इसका हाथ इधर तक ही चाहता है, इसका हाथ इधर तक ही चाहता है, और मैं अभी बोलूं ये दोनों के ढकेल दो, आत्ता नहीं सांगते दोघांना ढकला, तो ये दोनों को ढकेल सकते हैं क्या, दोनों को ढकल सकते नहीं ढकल सकते यार। कैसे ढकल सकते हैं, क्यों, डिस्टेंस इनके बीच में कैसा है, ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हम ढकल सकते हैं क्या एक दूसरे को, नहीं। डिस्टेंस कम हो गया, हम एक दूसरे को ढकल सकते हैं क्या, ढकल सकते हैं। देखो ना, अभी एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, मैं बोलो ढकलो एक दूसरे को, तो ये दोनों ताकत लगेंगे। एक इधर से ताकत लगाएगा, एक इधर से ताकत लगाएगा। क्यों लगा जा रहा है ताकत, क्योंकि इन दोनों के में क्या डिस्टेंस कितना कम है। लेकिन एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर, आप बोलो ढकलो, ढकल सकते हैं क्या, नहीं ढकल सकते, क्योंकि दोनों के बीच में का गैप कैसा है, डिस्टेंस कैसा है, वो ज्यादा है। इसलिए क्या लिखा मैंने यहाँ पर, कुछ इस तरीके से लिखा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ओके, ये बात समझ में आ गई। ओके, ये मैं थोड़ा रब कर देता हूं। अब आगे देखो, अब आगे देखो बच्चे लोग, क्या है यहाँ पर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और फोर्स किसको प्रोपोर्शनल था, m1 m2। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको, 1/d। तो मैं यहाँ पर लिख दूं 1/d, लिख दो ऐसा 1/d। चलेगा, चलेगा ना भाई, क्यों नहीं चलेगा। m1 इंटू m2 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा, कुछ ऐसा मिलेगा तुमको, m1 m2, नीचे d है तो नीचे पहले से d आ जाएगा। मतलब ये जो न्यूटन ने आपने को दिया था फॉर्मूला, वो आपने को मालूम अभी कैसा आ गया, समझ रहे हैं क्या। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने का, जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने का है अपने को, मैं लास्ट लेक्चर केपलर के इसमें बोला था, केपलर के थर्ड लॉ में, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है, ये अगर मेरे को हटाने का है, ये अगर मेरे को हटाने का है बच्चों लोग, इसको हटाने के लिए इसके जगह में मैं क्या डाल दूंगा, इज इक्वल टू कौन सा भी अल्फाबेट डाल दो। पिछले इसमें क्या डाला था, अभी भाई ने जी डाल दिया। समझ में आ गया, वापस बोल रहा हूं, जब भी मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी की साइन निकालने की है, इसको हटाने की है, इसको हटाने का तो मैं क्या करेंगे, उसकी जगह पे इज इक्वल टू जी कुछ भी डाल दो, ABCD कुछ भी डाल दो। बुक में जी डाल दिया तो मैं भी जी डालेंगे, ठीक है। न्यूटन को कौन वापस करेंगे यार। तो यहाँ पर क्या करेगा, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटा दी, इज इक्वल टू क्या आ गया, जी आ गया, आ गया। m1 m2 जैसा था वैसा, d जैसा था वैसा। लेकिन अब यहाँ पर हम कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दो, एक इसका भी d है, इसका भी डिस्टेंस है, इसका भी डिस्टेंस है, इसलिए इसको भी अपन स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों किया भाई, इसका भी डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस। दो मासेस है ना, एक मास होता, एक m1 होता तो मैं एक ही d लेता, लेकिन m1 और m2 दोनों, इसलिए मैंने d दो बार दिया। समझ में आ गया, तो ये दिमाग में रख लो भाई लोग, इंपॉर्टेंट है, बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, तो एग्जाम में जरूर आएगी, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो चलो नेक्स्ट देख लेंगे अपन,
क्या नेक्स्ट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नेक्स्ट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत फेमस है यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ रहे हैं, 8th में भी पढ़ा था, हर साल पढ़ रहे हैं, फिर भी समझ रहा नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? देखो बच्चे लोग, कौन सी भी चीज जो गोल घूमती है, जो गोल घूमते हैं उसको बोलेंगे अपन सर्कुलर मोशन। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सी भी चीज जो गोल घूमेगी उसका अपन क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन बच्चों लोग कौन सी भी चीज गोल घूमते वक्त वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, कांस्टेंट मतलब सेम स्पीड से घूम रही है, उसको बोलेंगे अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वापस एक बार सुन लो। एक एग्जांपल ले लो, अर्थ। अर्थ क्या करेगा? अर्थ क्या करेगा? सन के चक्कर लगाएगा। लेकिन ये ऐसा है क्या? ये साल 365 डेज लगेंगे, अगले साल 400 डेज लगेंगे, उसके अगले साल 450 डेज लगेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हर साल 365 डेज होते हैं। मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूम रहा है, वो गोल घूम रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। समझ में आ गया? तो बच्चों लोग, एक न्यूटन ने भाई ने हमने उसका भी एक फॉर्मूला दिया, उसको जो लगने वाला फोर्स था उसका भी फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला है इसको? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या फॉर्मूला दिया भाई ने? F इज इक्वल टू क्या दिया था बच्चों लोग? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को न्यूटन भाई ने दिया था। अब और एक बात बच्चों लोग, वो बोल रहे हैं स्पीड। भैया स्पीड का फॉर्मूला क्या है? देखो, अभी स्पीड मतलब एस मत बोलो, न्यूटन ने यहाँ पर भी लिया है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे टी, इसको भाई को बोल देंगे डी। स्पीड का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला फॉर्मूला न्यूटन ने अपने को दिया, कौन सा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। पहला फॉर्मूला दे दिया भाई ने। अब एक बात बोलो, जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुमको एक बात बोलता, अगर सपोज एक सर्कुलर ट्रैक है यहाँ पर, ठीक है, अगर सपोज बच्चे लोग ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, और एक बंदा जो है वो यहाँ पर खड़ा है, वो यहाँ पर खड़ा है, और उसको मैं बोल दूंगा कि जा जी ले अपनी जिंदगी, तो ये गोल राउंड मार के घूमेगा और वापस यही जगह पे आके रुक जाएगा। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? अगर मैं ऐसा पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन समझो क्या है। एक गोल ट्रैक है जिसको अपन सर्कुलर ट्रैक बोलते हैं, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, वो क्या करेगा? गोल घूम के वापस एक जगह पे आके रुक जाएगा। अब मैं क्वेश्चन करूंगा कि बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो आपका आंसर क्या होगा? तो बच्चे लोग, उसने एक सर्कल का पूरा गोल कवर किया है। मतलब उसने क्या कवर किया है? सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल कवर किया उसने। और सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। वापस सुनो, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, वो गोल घूमेगा, वापस वही जगह पे आके रुक जाएगा, और किसी ने पूछ लिया कि उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसने बच्चे लोग 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब ये डिस्टेंस की जगह पे मैं 2 पाई आर लिख सकता क्या? लिख सकता। टाइम की जगह पे मैं टी लिख सकता क्या? लिख सकता। तो मेरे को एक फॉर्मूला मिला वी का। क्या फॉर्मूला मिला वी का? 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, क्या फॉर्मूला मिला मेरे को? 2 पाई आर अपॉन टी। अब एक बात बताओ, ये जो वी का फॉर्मूला है यहाँ पर वी, ये जो वी है, तो ये वी के जगह पे मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ क्या? रे डाल सकता हूँ क्या? क्यों नहीं डाल सकता? ये वी के जगह पे ये वी की वैल्यू जो मेरे को मिली वो उधर डाल सकता है क्या? डाल देना यार, बोलो ना, अपने जवाब का राजी डाल दो। क्या आएगा फिर इसका आंसर? इसका आंसर आएगा F इज इक्वल टू एम, ये क्या है? 2 पाई आर अपॉन टी। स्क्वायर है ना ऊपर, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे क्या इधर आर दिया, तो ये आर आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया? क्या आया? F इज इक्वल टू एम, ये एम जैसा था वैसा, v के जगह पे क्या डाल दिया अपन? 2 पाई आर अपॉन टी डाल दिया, 2 पाई आर अपॉन टी। ये स्क्वायर था, इधर भी मैंने स्क्वायर कर दिया, इसके नीचे आर था, मैंने आर लिख दिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा? m, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, पाई का स्क्वायर क्या आएगा? पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर क्या आएगा? आर स्क्वायर, टी का स्क्वायर क्या आएगा? टी स्क्वायर। क्या आएगा टी का स्क्वायर? यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर, और उसके नीचे क्या है? और उसके नीचे भी आर है, दिखता है ना? ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर ले लेंगे अपन, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पर देख लो। हाँ, अब दिख रहा है ना? क्या है देखो, वापस बोल रहा हूँ मैं, m जैसा था वैसा लिख दिया, 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4 लिख दिया, पाई का स्क्वायर क्या आएगा? पाई स्क्वायर लिख दिया,
आर का स्क्वायर क्या आया, आर स्क्वायर लिख दिया, टी का स्क्वायर आया, टी स्क्वायर लिख दिया, और ये आर जैसा तो वैसा। अब चलो इसको खचक खचक काट दो, एक आर दूसरा आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, अब बचा क्या, एम बचा, 4 बचा, पाई स्क्वायर बचा, एक आर बचा, और उसके नीचे टी स्क्वायर भी बचा। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया, जो जो बचा वो मैंने उधर लिख दिया। ओके, अब और एक क्वेश्चन, अभी अपने को क्या करने का, अपने को इक्वेशन सॉल्व करने का, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम बाहर से कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करूंगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो इसको क्या करूंगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और इसको आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया। समझ में आया मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में भी आर स्क्वायर डाल दिया, डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर डाल दिया। डालने के बाद अब होगा क्या देख लो, ये एम जैसा था वैसा, 4 पाई स्क्वायर जैसा था वैसा, आर और ये आर स्क्वायर आ गया आर क्यूब। समझा गया भाई लोग, इधर देखो, ये आर और ये आर स्क्वायर बन गया आर क्यूब, ये 2 आर और ये 1 आर, आर 3 सोपे भाषा में। अब मैं क्या करूंगा, ये आर स्क्वायर को इधर ले लूंगा और ये टी स्क्वायर को उधर डाल दूंगा। भाई मेरी मर्जी ना यार, किधर भी मेरा घर है, किधर भी सो जाओ। आर स्क्वायर को इधर डाल दूंगा, टी स्क्वायर को उधर डाल दूंगा, तो चलो डाल देंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, आर स्क्वायर को इधर ले लिया, टी स्क्वायर को उधर डाल दिया। इसमें किसी को कुछ दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब अपने को लास्ट लेक्चर में केपलर ताते ने एक लॉ बताया था। केपलर ताते ने क्या बोला, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। ये किसने बताया, ये अपने को केपलर भाई ने बताया। समझा क्या, केपलर चाचा ने अपने को बताया था, क्या था लॉ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। क्या बोला उसने, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या है, के है, तो मैंने लिख दिया। लेकिन अपनी वैल्यू क्या है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, मतलब आपने क्या करने का, इसको उल्टा करने का है। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, आर क्यूब को ऊपर ले लिया, टी स्क्वायर को नीचे दे दिया, मैंने क्या, टी स्क्वायर को नीचे ले लिया, आर क्यूब को ऊपर कर लिया, तो ये के भी क्या होगा, चेंज होगा। के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा होगा ना भाई, 1 अपॉन के। समझ में आ गया क्या किया मैंने, समझ में आ गया क्या किया। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, उसकी वैल्यू क्या है, के। लेकिन मैं उसको अगर उल्टा करने करेंगे तो क्या बनेगा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 अपॉन के, तो बन गया ना। तो अभी अपने को क्या करने का, ये जो वैल्यू अपने को मिली आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, इसके जगह पे मैं 1 अपॉन के डाल सकता है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इसकी जगह पे मैं 1 अपॉन के डाल सकता, क्या डाल सकता है, चलो डाल देंगे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के। बात खत्म, बात खत्म, यहाँ पर समझ में आ गया। थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब खटाखट कर लेंगे इसको, 4 को एक साइड में ले लेंगे और बाकी सब टर्म्स एक साइड में ले लेंगे। 1 को किसके साथ भी मल्टीप्लाई किया तो घंटा फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम रहेगा। 4 है, 4 लिख दिया, ऊपर m है, m भी लिख दिया, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर भी लिख दिया। अब बचा क्या, आर और के, तो वो भी लिख देंगे। नीचे है आर स्क्वायर, है ना, नीचे क्या है आर स्क्वायर और ऊपर क्या है के। ठीक है, किसकी वैल्यू मिली मेरे को, फोर्स की वैल्यू मिली। ठीक है, तो आपने को फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला, फोर्स का फॉर्मूला मिला F इज इक्वल टू 4m पाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू के। समझ में आ गया। और बच्चों लोग इसमें जो है ना, ये जो सारे टर्म्स तुम देख रही है, जो टर्म्स है कौन से, 4m पाई के, है ना, ये जो सारे टर्म्स है 4m पाई के, इसको कांस्टेंट कहा जाता है बच्चों, कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि वो चेंज नहीं होते। ठीक है, पाई की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। मास कभी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। फोर्स चेंज होगा क्या, नहीं होगा। के चेंज होगा क्या, नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज चेंज हो सकती है, वो है अपना रेडियस। इसलिए वो आर छोड़ के बाकी सब चीजें चेंज हो सकती है। यहाँ तक आपने रोक दिया तो भी आपने को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा है बच्चों लोग, कंफ्यूजन मत हो, बहुत सिंपल है। एक बार आप रिवाइंड करके एक बार देख सकते हो, लगा तो फटाक एक रिवीजन मार सकता हूँ आपके लिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो v की वैल्यू क्या है अपने को, 2 पाई और अपॉन t। वैसे कैसे आई, वो इधर से आई, v की वैल्यू कैसे आई, 2 पाई और अपॉन t। तो जो वैल्यू मेरे को मिली है v की, मैं ऊपर डाल सकता, क्या डाल दिया, क्या था 2 पाई और अपॉन t। ऊपर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, कर दिया, स्क्वायर खोल दिया। अभी क्या होगा, m पहला था जैसा था वैसे m लिख दिया। 4 2 का स्क्वायर क्या आया, 4 लिख दिया। पाई का स्क्वायर क्या आया, 2 लिख दिया, पाई स्क्वायर लिख दिया। r का स्क्वायर r स्क्वायर लिख दिया। t का स्क्वायर आया, t स्क्वायर लिख दिया। नीचे r है, नीचे r लिख दिया। नीचे वाला r खटक, ऊपर वाला r खटक, कैंसिल हो गया। बचा क्या, जो कुछ भी बचा वो नीचे लिख दिया।
पाई बचा, 4 बचा, m बचा, 4 बचा, पाई स्क्वायर बचा, एक r बचा, लिख दिया, टी स्क्वायर भी बचा, लिख दिया। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दूंगा, ऊपर भी आर स्क्वायर डाल दिया, नीचे भी आर स्क्वायर डाल दिया। आर स्क्वायर डालने के बाद क्या हो गया, ये 2 आर थे, इधर का एक आर, तो वो आर 3 हो गया, यहाँ पर मैंने आर 3 लिख दिया। इधर का टी इधर ले लिया, इधर का आर उधर ले लिया, क्यों, अपनी मर्जी, सॉल्व करने के लिए कर दिया। ये करने के बाद मेरे को फॉर्मूला में आर क्यूब अपन टी स्क्वायर किधर देखेला, इधर देखेला है, केपलर ने बताया था टी स्क्वायर अपन आर क्यूब के होता है, तो आर क्यूब अपन टी स्क्वायर 1 अपन के होता है, तो ये इसकी जगह पे मैं क्या डाल दिया, 1 अपन के डाल दिया। 1 अपन के डालने के बाद मेरे को एफ का फॉर्मूला मिल गया, बात खत्म। तो सिंपल सी चीज थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यही रोक देंगे 2 पार्ट में, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों लोग हमने एक ऐप भी बना लिया है, बच्चों आपको यूजफुल होगा, ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ऐप रेडी हो जाता है आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप स्टोर पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, ज्ञान सागर क्लासेस डाल दो, आपको ऐप मिल जाएगा भाई लोग, ठीक है। और वहां पर हम नोट्स भी देंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी पढ़ाने वाले, टेस्ट सीरीज भी लेने वाले, सब चीजें वहां पर हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों लोग चलो अगले पार्ट में मिलते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।